नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या। और आज हम एक नया विषय लेके आए हैं आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो आज का जो विषय है, पशु में नए चारे भूसे से होने वाली परेशानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा जी, जो कि आज उस चर्चा के बारे में आपको बताएंगे। और पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे, जो कि भूसे और चारे से चारे को खाने की वजह से जो होती है। तो पहले हम संजय कुमार मिश्रा जी का हम स्वागत करेंगे। स्वागत है सर आपका। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी, मथुरा पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के हूँ। इससे पहले मैं डिप्टेशन पर सहायक आचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में 2008 से 2013 तक जो है सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत रहा हूँ। वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। ओके सर। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे कृषि नेटवर्क यूट्यूब सेशन में। सर जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो यही है कि पशुओं को नया चारा भूसा खिलाने से किस तरीके की परेशानी होती है। पशुओं को नया चारा और नया भूसा खिलाने से पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जिनमें कि इंडाइजेशन या अपच बीमारी होती है। दूसरी जो है डायरिया या दस्त हो सकता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गैस की समस्या हो सकती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में अफारा कहते हैं और टिम्पैनी भी कहते हैं। ब्लॉट भी इसी को कहा जाता है। ये ब्लॉट या टिम्पैनी गैस दो प्रकार की होती है। एक तो फ्री गैस ब्लॉट होती है, जिसमें कि गैस जो होती है वो उन्मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में रहती है। दूसरी फ्रॉदी गैस ब्लॉट होती है, जिसमें झाग के अंदर, जैसा नाम से स्पष्ट है, झाग के अंदर गैस ट्रैप हो जाती है। इस गैस को निकालना और इसका उपचार करना अत्यंत कठिन होता है। अगर पशु को समय से इसका उपचार नहीं दिया जाए तो दम घुटने से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जी सर। तो सर जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो यही है कि नए भूसे से होने वाली परेशानियों को हमारे पशुपालक कैसे पहचान कर सकते हैं। नए भूसे से होने वाली परेशानियों को हमारे पशुपालक उनके लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। नए भूसे में बताता चलूं यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल और लिग्निन की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में नया चारा खाने वाले पशुओं के पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं, अपच या इंडाइजेशन की समस्या, दस्त की समस्या और गैस की समस्या। तो इसमें जो होता है, जो अपच की समस्या होती है, पशु चारा खाना कम कर देगा, जुगाली करना कम कर देगा, तो इससे पता चलेगा कि ये नया चारा खिलाया है। उसके नया चारा खिलाने के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब जो है ये नए चारे भूसे से संबंधित समस्या है। दूसरा, दस्त की स्थिति में पशु पतला गोबर करता है। जो छोटे पशु होते हैं, बछड़े, बछिया, कटड़ा, कटिया, ये जो है बहुत ही पतला दस्त करते हैं, गोबर जी। करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दस्त की समस्या है, जो कि नए चारे को खिलाने से उत्पन्न हुई है, क्योंकि बाकी कोई चारे में परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल नया भूसा या नया चारा ही दिया गया है। तीसरी समस्या जो होती है, अफारे की समस्या होती है, जो टिम्पैनी के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। उसमें पशु का पेट जो होता है फूल जाता है, गैस के कारण पेट फूल जाता है। और पशु का जो पेट होता है, इसमें हमारे हमारे पास केवल एक पेट होता है, ह्यूमन में केवल एक पेट होता है, स्टमक होता है, एबोमेजम जिसको कहते हैं। पशुओं में चार पेट होते हैं, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो जो रोमन होता है, ये जिसमें पशु चारा अपना भर देता है, उसके बाद धीरे धीरे वापस बैक करके और जुगाली करता रहता है। इस रोमन में ही गैस बनती है, उसी को टिम्पैनी कहते हैं। तो ये गैस जो होती है, पेट के बाई साइड में चूंकि रोमन होता है, तो बाई साइड में जो होता है, कोप का जो भार होता है वो ज्यादा होगा गैस के कारण। मुंह से लार, जब गैस नहीं निकल पाएगी तो मुंह से लार बहती रहती है, सांस लेने में पशु को तकलीफ होती है। बहुत अधिक पेट फूलने पर पशु को सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि अगर उसका त्वरित उपचार न किया जाए तो ऐसे में पशु जो है दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। जी सर। सर जो मेरा तीसरा सवाल है वो यही है कि नए भूसे में वो कौन से तर्क हैं जिससे पशुओं को पहचान संबंधित परेशानियां होती हैं, पाचन संबंधित परेशानियां होती हैं। जी, सबसे पहले कि हम इसके मूल में अगर जाते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि आज के परिवेश में कोई भी खाद्यान्न एवं चारा की फसल
जब हम लेते हैं तो उसमें कीड़ा मकोड़ों का प्रकोप होता है, वीड्स का उपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम खाद्यान्न एवं चारा फसलों के उत्पादन के लिए उनके कीड़ा मकोड़ों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का फसलों पर छिड़काव करते हैं। ये खरपतवारनाशी कृषि से फसलों की सुरक्षा तो कर देते हैं, परंतु उनके अवशेष भूसे के ऊपर लगे रह जाते हैं और ये वही अवशेष होते हैं जो पाचन तंत्र में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं। यही भूसा जब पशु को खिलाया जाता है तो ये खरपतवारनाशी, कीटनाशक एवं पेस्टिसाइड पशु के पाचन तंत्र को असंतुलित कर देते हैं, उनका संतुलन जो है बिगाड़ देते हैं और पशु को अपच हो सकती है या दस्त लग सकता है या गैस की समस्या हो सकती है। ये रसायन पौधे के अंदर या तो सीधे ही चले जाते हैं या फिर जब पौधे मिट्टी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस समय ये रासायनिक तत्व पौधे के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही निष्क्रिय होने लगते हैं। ये रासायनिक तत्व वसा प्रेमी होते हैं, लाइपोफिलिक होते हैं, वसा प्रेमी होते हैं। तो वसा प्रेमी होने के कारण जो दूध की वसा होती है या जो पशु मांस के लिए पाले जाते हैं उनके अंदर जो वसा होती है, चर्बी होती है, चर्बी और वसा में संग्रहित होने लगते हैं और ये संग्रहित होकर के पशु के लिए हानिकारक हो सकते हैं, कई बीमारियों को जन्म देते हैं। जी सर, जो मेरा चौथा क्वेश्चन है वो यही है कि पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न परेशानियां होने पर उसका इलाज प्रबंधन क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। मेडिकल फील्ड में एक पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या है उसका बचाव जो है उसके उपचार से बेहतर है। तो ऐसे में सभी पशुपालकों को यह सलाह दी जाती है कि नए भूसे को थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन पुराने भूसे में मिलाकर ही खिलाएं, जिससे कि पशु के पेट के अंदर का जो वातावरण होता है, खासतौर से जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं जिसमें कि प्रोटोजोआ और तमाम तरह के लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनकी ग्रोथ और उनका संतुलन जो है नियमित रह सके, अनियंत्रित ना हो। इसलिए क्या करना, पशुपालक को क्या करना चाहिए कि प्रारंभ में जब नया भूसा आता है तो पशु को 3 हिस्सा पुराना चारा एवं 1 हिस्सा नया भूसा मिलाकर के करीब करीब 1 महीने तक देना है। 1 महीने के पश्चात आधा पुराना भूसा और आधा नया भूसा मिला करके पशु को देना है अगले 1 महीने तक। इस तरह 2 महीने तक जो है ये पशु को मिला करके चारा देना है। अब समस्या ये आती है, बहुत से पशुपालक भाई ये कहेंगे कि हमारे पास पुराना भूसा या पुराना चारा हमारे पास बचा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि नया भूसा पशु को खिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए हमारा ये सजेशन है कि अगर नए भूसे को खिलाना मजबूरी है, आपके पास पुराना भूसा नहीं है, तो उसे कम से कम 4 से 5 घंटे पानी में भिगोना है और 5 घंटे के पश्चात उसको पानी से निचोड़कर बाहर निकाल देना है और पानी जो बचा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है और इस गीले भूसे में दाना मिला करके पशु को खिला सकती है। और जो एसिडिटी की बात की थी मैंने, लैक्टिक एसिड इसमें नए भूसे में ज्यादा होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खाने वाला सोडा जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, 50 ग्राम सोडा 200 ग्राम पानी में मिला करके बड़े पशु को खिला सकते हैं और जो छोटे पशु हैं उसमें 20 ग्राम खाने वाला सोडा पानी के साथ मिला करके दे सकते हैं, जिससे कि जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी सर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस यही है कि नए भूसे चारा खिलाने से होने वाली परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है सर? इनसे बचाव के लिए तो कई अंग्रेजी औषधियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो है यहाँ पे मैं अंग्रेजी औषधियों क्योंकि आम व्यक्ति जो है उसका उपयोग नहीं कर सकता, वो किसी कुशल पशु चिकित्सा विधि के निर्देशन में ही उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं पशुपालकों के लिए केवल हर्बल प्रोडक्ट बताने की बात करूंगा, जो हर्बल प्रोडक्ट हैं जिनको खिलाने से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिसको आसानी से मार्केट से लेकर के पशुपालक जो है उपयोग में ला सकते हैं, उनकी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपच की समस्या के लिए। जो अपच या इंडाइजेशन की समस्या होती है उसमें बढ़िया प्रोडक्ट होता है, हर्बल प्रोडक्ट है रुचाजाइम। ये रुचाजाइम पाउडर जो होता है 10 ग्राम के सैचेट में उपलब्ध है और ये रुचाजाइम पाउडर 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम कम से कम 3 से 5 दिन तक देना है, जिससे कि पाचन की समस्या समाप्त हो जाएगी, दूध में बढ़ोतरी होगी और
पाचन से संबंधित खासतौर से जब डायरिया वगैरह होता है, डायरिया का इलाज करने के पश्चात भी अगर ऊंचा जल देते हैं तो काफी हद तक जो है पाचन में और उसकी जो है स्वास्थ्य में वृद्धि होती है पशु की। दूसरी परेशानी जो हमारी चारे भूसे से हो रही थी, हरे नए चारे भूसे थे, वो दस्त की समस्या होती थी। उस दस्त की समस्या के लिए ही हर्बल प्रोडक्ट है डायरो। ये डायरो 30 ग्राम के सैचेट में आता है। ये 30 ग्राम सुबह, 30 ग्राम शाम, कम से कम 2 से 3 दिन तक दे सकते हैं। और दस्त की समस्या में जो होता है, पशु के शरीर से निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है। और डिहाइड्रेशन की स्थिति बनने के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी डायरिया में बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में पशुओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपने घर पे एक घोल बना सकते हैं। 5 लीटर पानी को बॉइल कर लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसमें 50 ग्राम चीनी या गुड़ डाल लेते हैं और 50 ग्राम खाने वाला नमक जो होता है, टाटा वाला नमक, ये डाल लेते हैं। और 1 या 2 नींबू उपलब्धता अगर है तो नींबू का रस भी निकाल के डाल लेते हैं। इस तरह का पानी अगर हम पशु को पिलाते हैं तो जो हमें इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल सलाइन और जिंजर लैक्टेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है वो तो कोई पशु चिकित्सक ही करेगा। जब तक पशु चिकित्सक को आप नहीं बुला पा रहे हैं, वो नहीं पहुंच पा रहा, तब तक आप इस पानी को अगर पिलाते हैं तो इस पानी से फायदा होगा। एक तो निर्जलीकरण की व्यवस्था, डिहाइड्रेशन की कमी जो है उसको पूरा करेगा। दूसरा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जाते हैं मिनरल, उनकी भी पूर्ति करेगा। तीसरा ये होता है कि जब तक पशु चिकित्सक नहीं पहुंचता है तब तक उसमें पानी की कमी नहीं होगी। और जो हम डायरो दवा दे रहे हैं, अगर ये इस तरह का घोल हम पिलाते हैं तो ये दवा दुगनी गति से काम करती है। डायरिया जो है बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, 2 से 3 दिन के अंदर डायरिया कंट्रोल हो जाता है। तीसरी चीज आती है अफारे की बात, जिसमें कि फ्री ब्लड और फ्रोदी ब्लड दोनों होता है। फ्री ब्लड में तो उतनी परेशानी नहीं होती है, परंतु फ्रोदी ब्लड में चूंकि झाग के अंदर गैस ट्रैप होती है, उसको निकालना दवाइयों से बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अफारे की समस्या चाहे वो फ्री ब्लड हो चाहे वो फ्रोदी ब्लड हो, उसमें एक हर्बल प्रोडक्ट है, अफानिल आता है और आयरन प्रोडक्ट आता है। इन दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को 100 ml सुबह, 100 ml शाम, 2 दिन तक कम से कम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो उसका रूमन होता है, बाई साइड में जो रूमन होता है, जो कोप होती है, उसका जो त्रिकोण होता है ट्राइंगल में, ट्राइंगल के सेंटर में बड़ी मोटी निडल के द्वारा छेद करके उसमें जो है ये 50 ग्राम 50 ml अफानल डाल सकते हैं या टायरल डाल सकते हैं। तो उससे जो होता है गैस की समस्या में कम से कम प्राथमिक उपचार हो जाएगा। जब तक पशु चिकित्सक नहीं आ पा रहा है तब तक आपका पशु परेशानी से बच सकता है और वो परेशानी और आगे नहीं बढ़ सकती, जिससे कि उसको बचाने में कठिनाई हो जाए। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशक एवं पेस्टिसाइड के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड, ये उपचार की बात, ये तो उपचार हो गया। अब हम बचाव की बात कर रहे हैं, तो अगर बचाव करना है तो बचाव में रासायनिक कीटनाशक एवं पेस्टिसाइड और रासायनिक कीटनाशक, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड का अगर हम उपयोग करते हैं तो इन रसायनों का उपयोग नहीं करें तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बायो पेस्टिसाइड हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजबूरी होती है इन रसायनों का उपयोग करना। तो इन रसायनों के छिड़काव करने के तुरंत बाद फसल को कभी भी पशुओं को खाने के लिए ना दें। नए भूसों को तुरंत ही पशुओं को न खिलाएं, बल्कि कम से कम 2 महीने बाद इसे पशुओं को खिलाएं, ताकि उनके भीतर या ऊपर अगर कोई रसायन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडिसाइड लगा हुआ है तो वो निष्क्रिय हो जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह करनी है कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किए गए कीटनाशक एवं पेस्टिसाइड का प्रयोग कदापि ना करें। उन पेस्टिसाइड के मैं नाम ले रहा हूं, तो ध्यान रखना है ये पेस्टिसाइड अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनका तत्काल प्रभाव से उपयोग जो है बंद कर दें। इन पेस्टिसाइड्स में है एलाक्लोर, एल्डिक्रार, एल्ड्रीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कैल्शियम साइनाइड, कैप्टाफोल, कार्बारिल, कार्बोफ्यूरान, क्लोरडेन, क्लोरोबेंजाइलेट, साइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन, कॉपर एसीटोन आर्सेनाइड, डाइएल्ड्रिन, डाइक्लोरबास, एंड्रिन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइल मर्करी क्लोराइड, इथाइल पैराथियोन, हेनारिमोल, हेंथियोन, मैलिक हाइड्राजाइड, मेनाजोम, मेथामोल, निकोटीन सल्फेट, नाइट्रोफेट, फोरेट,
फॉस्फामिडोन, सोडियम साइनाइड, टॉक्सोफेन, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, इतने जो है कीटनाशक और पेस्टिसाइड हैं जिनको कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इनका काफी नुकसान होता है पशुओं को भी, और पशुओं के जो प्रोडक्ट हम दूध और मांस का जब इस्तेमाल करते हैं तो मनुष्यों में भी ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जाते हैं, जिससे मनुष्यों में तमाम तरह की बीमारियां, लीवर से संबंधित, गुर्दे से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो समाज के हित में, पशुओं के हित में ये उचित होगा कि इन पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम तत्काल प्रभाव से बंद करें। जी सर, आपने सही कहा कि ऐसे पेस्टिसाइड यूज होने के वजह से भी हमारे पशु जो हैं वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो धन्यवाद सर, आज आपने अपना समय दिया हमें, और आज का लाइव सेशन यही खत्म होता है। और हम आपके लिए लेके आएंगे और भी नए नए विषय, जिससे कि आपको और आपके पशुओं को स्वास्थ्य, मुनाफा आए आपके ही पशु से। तो धन्यवाद आप सभी।